सो विल स्टार्ट विथ रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। तो हमने कल मतलब लास्ट सेशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मोर और लेस सारे के सारे थ्योरी टॉपिक कवर कर लिए, सिर्फ दो थ्योरी टॉपिक बाकी है। एज आई टोल्ड यू वो मैं सबसे आखिरी में लेता हूँ। तो आई विल स्टार्ट विथ रिमेनिंग क्वेश्चंस। एग्जाम्पल 8.15, when 10⁸ electrons are transferred from one conductor to another, एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पे हमने 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर दिया और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट अपीयर्स बिटवीन द कंडक्टर्स, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द टू कंडक्टर्स। सिंपल क्वेश्चन है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है। एक कंडक्टर है, बाय द वे ये पता होना चाहिए कंडक्टर हो या कोई भी और मटेरियल हो, ओवरऑल मटेरियल इज न्यूट्रल। अब ऐसा क्यों? कंडक्टर मेटल से बना है, मेटल के एटम्स या फिर किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। मतलब ओवरऑल एटम क्या होता है, न्यूट्रल, करेक्ट। तो अगर एक कंडक्टर है जो लार्ज नंबर ऑफ एटम से बना है और एटम न्यूट्रल है, तो कंडक्टर ओवरऑल क्या होगा, न्यूट्रल होगा। वेरी गुड। अगर मेरे पास दो कंडक्टर है तो दोनों कंडक्टर क्या है, न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल है, बराबर। अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो एक नेगेटिव चार्ज कम हो गया, मतलब ज़्यादा चार्ज कौन है, पॉजिटिव। दो इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो दो पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा होगा ना, दो इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। तो जब आप एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करते हो, जिस कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो बन जाता है क्या, पॉजिटिव, और जिस पे जाता है वो बन जाता है नेगेटिव। तो जहाँ पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का सेपरेशन हो वहाँ पे क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है V। इन्होंने आपको गिवन पैरामीटर में बताया है कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, 10⁸, बराबर। हर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, व्हाट इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
तो कितना चार्ज 1.6 इंटू 10 रेस टू माइनस 19, 2 किए होते तो 2 इंटू 10 रेस टू 2 इंटू 1.6 इंटू 10 रेस टू माइनस 19, 3 किए होते तो वेरी गुड, हमने कितना की n, तो टोटल चार्ज कितना ट्रांसफ़र हो गया n टू e, तो n की वैल्यू 10 रेस टू 8 है, e की वैल्यू 1.6 इंटू 10 रेस टू माइनस 19 है, तो 1.6 इंटू 10 रेस टू माइनस 11, ये हो गया टोटल चार्ज। और आपको दिया था पोटेंशियल डिफरेंस, ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10 वोल्ट। और क्या पूछा है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करते हो, कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करते हो, Q बाई V, वेरी गुड, Q तो फाइंड कर लिया, V भी पता है, तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो C इक्वल टू Q बाई V, Q आ गया आपके पास, कितना आ गया Q 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 11 अपॉन V कितना है 10, तो ये जाएगा ऊपर 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 12 फैरेड, 10 रेज टू माइनस 12 होता है पिको, तो ये आ जाएगा 1.6 पिको फैरेड, डन। तो आंसर यही होना चाहिए, यही आंसर है, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, यहाँ ध्यान दो, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीईटी में भी बहुत बार आता है, थोड़ा लेंदी भी है, तो ध्यान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन 8.16 है, क्या बोला है क्वेश्चन में, पहले देख लेते हैं। फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस C। तो पहले डायग्राम अच्छे से देख लो, इसमें कैपेसिटेंस C है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए बोली है। इफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, मतलब A और B इन दोनों पॉइंट्स में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, अभी मैंने आपको बताया था इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, जो सर्किट में जितने भी कैपेसिटर है कुछ पैरेलल में होंगे कुछ सीरीज में होंगे, तो जहाँ पे पैरेलल में होंगे वहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज़ करके
दो की जगह पे सिंगल लगा लेना, जिसको हम बोलते हैं इफेक्टिव। सीरीज़ में भी दो सीरीज़ का कैलकुलेशन करके एक सिंगल कैपेसिटर लगा देना, ऐसा पूरा सर्किट सॉल्व कर लेना। मतलब ये सारे कैपेसिटर की जगह पे सिर्फ एक सिंगल कैपेसिटर आएगा, उसका वैल्यू कितना होगा, कितना होगा 1 माइक्रोफैरड। और अदर कैपेसिटर्स आर इन माइक्रोफैरड। ऐसा है, मैं वापस क्वेश्चन समझा देता हूँ, जिनको क्वेश्चन नहीं समझा वापस अच्छे से क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन इज, हमारे पास एक सर्किट है, इस सर्किट में ए और बी इन दोनों पॉइंट्स में इफेक्टिव कैपेसिटेंस की वैल्यू है 1 माइक्रोफैरड, और बाकी जितने भी कैपेसिटर्स हैं C1, C2, C3, C4, C5, इसके आगे एक एक नंबर लिखा हुआ है, मतलब इसकी वैल्यू है। वो वैल्यू किस में दिया हुआ है, माइक्रोफैरड में। ऐसा क्वेश्चन में बता दिया। तो C इसकी वैल्यू कितनी होगी, ऐसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया क्या? यस, नो? सर्किट डायग्राम, सर्किट दिया हुआ है, उसमें आपको C की वैल्यू निकालनी है, दैट इज़ द क्वेश्चन, बाकी कुछ नहीं क्वेश्चन में। क्लियर है तक? अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन से कैपेसिटर सीरीज़ में है और कौन से कैपेसिटर पैरेलल में है। तो C1 और C2 किस में है, सीरीज़ के पैरेलल? C1 और C2 पैरेलल है, ये पैरेलल दिख रहा है, सीरीज है ना ये। तो C1 और C2 किस में है, कैसे आइडेंटिफाई करते हो? जब दो कैपेसिटर में सिर्फ एक पॉइंट कॉमन हो उसको बोलते हैं सीरीज। तो ये आ गया सीरीज में। C4 और C5 किस में है, पैरेलल में है। तो ये है सीरीज में और ये है पैरेलल में। तो ऐसा करेंगे, पहले हम C1 C2 का इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, C4 C5 का भी इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, फिर इस डायग्राम को वापस ड्रॉ करेंगे। सो C1 एंड C2 आर इन सीरीज, therefore the resultant is effective is, therefore the effective capacitance is। अभी एक बात बताओ, अगर दो कैपेसिटर सीरीज में हो तो उसका इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, कल ही बताया था। वन अपॉन CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, कल ही बताया था मैंने। तो 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 आ गया। तो ये छोटे छोटे चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। तो 1/CS मतलब मैं कर क्या रहा हूँ, मैं ये दोनों कैपेसिटर हटा के एक सिंगल कैपेसिटर लगाने वाला हूँ। उसकी वैल्यू कितनी आएगी, CS। वो कैसे फाइंड करता है, 1/C1 प्लस 1/C2। C1 की वैल्यू कितनी है 8, C2 कितनी है 4। तो 1/8 प्लस 1/4 कितना होता है, कितना होता है 1/8 प्लस 1/4 12/8 4 था कितना 32। तो 6 और 16 था, या तो फिर 4 का फैक्टर करो तो ठीक है, कोई बात नहीं। कितना 3 और 8, तो CS कितना हो गया 8/3 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है ऑल अदर कैपेसिटर्स आर इन माइक्रोफैरड। यहाँ तक क्लियर गया, पक्का पक्का, श्योर। तो ये C4 और C5 किस में है, पैरेलल। तो जैसे C1 और C2 इन दोनों को सॉल्व करके सिंगल बनाया, उसका नाम क्या दे दिया, ऐसे ही इसका नाम CP दे देंगे। तो नाउ C4 and C5 are in parallel, therefore effective capacitance is CP equal to C4 plus C5। C4 की वैल्यू कितनी है 4, C5 की कितनी है 4, तो कितना हो गया 8।
अब अगर आप सर्किट को सिंप्लीफाई करोगे, क्योंकि अभी ये 2 की जगह पे 1 लगेगा, यहाँ पे भी 2 की जगह पे 1 लगेगा, तो सर्किट कैसा दिखेगा? ये ए पॉइंट था, एक कैपेसिटर था सी, उसके बाद यहाँ पे आगे आके एक और कैपेसिटर है जिसका नाम है C3, ये 1 माइक्रोफैरड है। यहाँ पे कौन थे, लेकिन उसको क्या बना दिया? सिंगल। तो मतलब यहाँ पे अभी एक ही कैपेसिटर दिखेगा आपको, उसका नाम है CS। और यहाँ पे कितने थे? 2, उसको भी सिंगल बना दिया, नाम क्या दे दिया? CP। तो यहाँ पे दिखेगा CP ऐसा, करेक्ट। और फिर यहाँ से B पॉइंट आएगा, बराबर, गुड। अब मुझे बताओ कौन सीरीज में, कौन कौन पैरेलल में? यस, C3 और CP ये किस में है? सीरीज में है। तो पहले इसको सॉल्व कर लो। तो नाउ C3 and CP are in series, therefore effective capacitance is, इन दोनों का इफेक्टिव कैपेसिटेंस ये आएगा, इसको कुछ नया नाम देते हैं CS डैश, क्योंकि CS पहले नाम यूज कर लिया, अभी CS डैश बोल देते हैं। सीरीज में है ना, सीरीज में, तो सीरीज में कैलकुलेशन कैसे करते हो? 1/, CS डैश इक्वल टू, अरे 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 बोलो बोलो बोलो, 1/C3 प्लस 1/CP, 1/CS डैश इक्वल टू, C3 की वैल्यू कितनी थी? कितनी है? 1, तो 1/1 प्लस 1/CP, CP का वैल्यू कितना आया? 8, तो 1/8 कितना हो गया? हाँ, ये 9/8 आ गया, तो 8/9 सही है, माइक्रोफैरड। अब इसका मतलब इस सर्किट को मैं और भी सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। अब सर्किट कैसे दिखेगा? ये ए पॉइंट है, यहाँ पे एक C कैपेसिटर का कैपेसिटर है, उसके बाद यहाँ पे एक CS नाम का कैपेसिटर है, और यहाँ पे जो ये C3 और CP थे, इसको क्या बोल दिया कंबाइन करके? CS डैश। CS डैश मतलब अब यहाँ पे तुमको एक ही कैपेसिटर दिखाना पड़ेगा, डन, ऐसा। ये आ गया B, क्या नाम दिया था इसको? CS डैश। अभी ये दोनों किस में है? सीरीज की पैरेलल। चलो मैं तुमको और एक मेथड बताता हूँ। 2 मेथड से तुम समझ सकते हो कि कैपेसिटर्स सीरीज में है कि पैरेलल में है। नंबर 1, अगर 2 कैपेसिटर में एक ही पॉइंट कॉमन हो तो सीरीज, राइट। यहाँ पे एक पॉइंट कॉमन नहीं है ना, एक पॉइंट ये कॉमन है यहाँ पे और एक यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक पॉइंट कॉमन है कि 2 पॉइंट कॉमन है, तो ये पैरेलल है। दूसरा मेथड भी है, सोचो ऐसा कि अगर यहाँ से करंट आ रहा होता तो इस पॉइंट पे करंट क्या होता? स्प्लिट होता। इस पॉइंट को बोलते हैं जंक्शन, क्या बोलते हैं? हाँ, तो अगर करंट स्प्लिट हो रहा है, उसमें से करंट का एक पार्ट एक कैपेसिटर में, दूसरा पार्ट दूसरे कैपेसिटर में जा रहा है, तो दोनों कैपेसिटर में करंट सेम हुआ क्या? नहीं। तो जब कैपेसिटर्स में करंट सेम नहीं हो वो पैरेलल में होते हैं, और जब कैपेसिटर में करंट सेम हो तो सीरीज में होते हैं, राइट। तो पैरेलल में होने के लिए जंक्शन पॉइंट चाहिए। यहाँ पे है कि जंक्शन पॉइंट है, तो ये पैरेलल है कि सीरीज है? पैरेलल। क्या ये? पैरेलल, वेरी गुड। इसको नया नाम दे देंगे CP डैश। तो नाउ CS and CS dash are in parallel, therefore पैरेलल में इफेक्टिव कैपेसिटेंस कैसे निकालते हो? कैसे निकालते हैं? सिर्फ ऐड करना पड़ता है। सो इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज, इसको कुछ नया नाम दे देंगे, CP डैश बोल दिया ना, CP डैश, CS प्लस CS डैश। CS की वैल्यू कितनी थी?
कितनी थी सी एस की वैल्यू देखो तुम 8/3 और सी एस डैश की कितनी आई 8/9 तो 8/3 और 8/9 करेक्ट। इसमें से 8/3 कॉमन निकाल लो, यहाँ बचा 1, 8/3 कॉमन आ गया, यहाँ से 8 गया, नीचे 9 है, कितना गया उसमें से 3 गया, करेक्ट। व्हाट इज 1 + 1/3 4/3 4/3 और 8/3 मल्टीप्लाई कर लो तो सी पी डैश आ गया 8/3 और 4/3 का प्रोडक्ट मतलब 32/9 करेक्ट माइक्रोफैराड। अब ये सर्किट कैसे दिखेगा, अब ये ए पॉइंट है, यहाँ पे एक सी है सी, और अब ये दोनों कंबाइन होकर क्या बन गए सी पी डैश और यहाँ पे बी पॉइंट है। अब मेरे को बताओ ये जो सी और सी पी डैश है वो सीरीज में है कि पैरेलल में है, सीरीज में। नाउ सी एंड सी पी डैश आर इन सीरीज, therefore effective capacitance is अब इस केस में जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस है ना वो ए और बी के बीच में है, क्योंकि अब सब सर्किट सिंप्लीफाई हो गया, आखिरी क्या रह गया इन दोनों को सिंप्लीफाई करना। यहाँ पे ए पॉइंट है, वहाँ पे बी पॉइंट है, तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या है बिटवीन ए एंड बी। और इफेक्टिव कैपेसिटेंस सीरीज में कैसे निकालते हो 1/, कौन कौन थे सी और सी पी डैश, बराबर। क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में ही बताया है, क्या बताया है, इफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इज हाउ मच 1 माइक्रोफैराड, मतलब ये सी ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है 1, तो यहाँ पे सी ए बी की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, बट सी ए बी इज इक्वल टू 1, देयरफॉर 1/1 1/1 इक्वल टू 1/c प्लस 1/cp डैश, cp डैश तो हमने अभी फाइंड किया कितना है 32/9, 32/9, 9 जाएगा ऊपर, ये 1 है 1/c है प्लस 9/32 है, तो इसको शिफ्ट कर दो 1 - 9/32 इक्वल टू 1/c, और 32 में से 9 माइनस करके 32 में से 9 कितने गए, कितने जाएगा, अरे 23 23/32 इक्वल टू 1/c, तो c कितना आ गया 32/23, ये आता है आपका 1.39 माइक्रोफैराड, कितना आता है 1.39 माइक्रोफैराड, तो यही आंसर है, फिर हो गया डन खत्म। सिंपल है ना क्वेश्चन, आंसर लेंदी है, क्वेश्चन सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन डन। तो अगला क्वेश्चन 8.17, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन सिंपल ही होता है अगर आपको फॉर्मूला याद है तो देखते हैं क्या बोला है। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज एन एरिया ऑफ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें प्लेट का एरिया जो है वो है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर आपको याद होगा मैंने आपको बहुत बार बताया है सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में जब कन्वर्ट करते हो तो क्या होता है 10⁻⁴। एंड प्लेट सेपरेशन, कैपेसिटर के दो प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन होता है उसको हम डिनोट करते हैं डी से, याद है पक्का पक्का। प्लेट एरिया ए, प्लेट के बीच का डिस्टेंस डी, कितना दिया है 2 mm, 1 mm मतलब क्या 10⁻⁻3। कैलकुलेट क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट इट्स कैपेसिटेंस मतलब C। व्हाट इज द कैपेसिटेंस इफ द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स is filled completely with a dielectric having a dielectric constant 6.7, मतलब ऐसा है कि पहले दो प्लेट्स के बीच में कुछ नहीं था, मतलब एयर था, तो पहले ऐसा था ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का दो प्लेट्स हैं, इन दोनों के बीच में एयर था, उसके बाद क्या किया, उसके बाद इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो स्पेस है उसको फिल कर दिया, किससे फिल कर दिया डाइलेक्ट्रिक मीडियम से जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है
6.7। अब ये 6.7 ही है क्या, वो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आई थिंक शायद चलो 6.7 से कैलकुलेट तो करते देखते हैं, राइट, करेक्ट। तो पहले केस में फाइंड करना है कैपेसिटेंस विथ एयर, क्योंकि पहले केस में सिर्फ बोला है कैलकुलेट इट्स कैपेसिटेंस, और दूसरे केस में क्या फाइंड करना है, कैपेसिटेंस, लेकिन इस बार दोनों प्लेट्स के बीच में क्या है, डाइलेक्ट्रिक, मतलब कैपेसिटेंस इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडिया, बराबर, करेक्ट, गुड। तो अगर आपको याद होगा, जो याद होना चाहिए, इफ यू रिमेंबर, तो डू यू रिमेंबर, टेल मी इफ यू रिमेंबर, हम इसको डिनोट करते थे C0 से, अगर याद होगा तो C0 से किया, तो इसको फिर मैं C लिख देता हूँ। व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस विथ एयर, A epsilon 0 by D, वेरी गुड, A epsilon 0 by D। और अगर मैंने दोनों प्लेट्स के बीच का एरिया कंप्लीटली फिल कर दिया, तो स्पेशल केस नंबर 1 हमने कल देखा था, क्या आता है, K इंटू C0। तो जब आप दोनों प्लेट्स के बीच में कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक फिल करते हो, तो K इंटू C0, गुड। तो सॉल्व कर लेते हैं फिर। तो पहले केस में जाएगा C0 इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 बाई D, तो C0 इक्वल टू A की वैल्यू इधर ही है, 4 इंटू 10⁻⁻⁴, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12, और डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स है 2 इंटू 10⁻3, बराबर, ये 1 और ये 2। व्हाट इज 8.85 इंटू 2, स्कूल के हिसाब से पढ़ाना पड़ेगा। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 0.85 रह गया, उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 1.7 ही होता है ना, तो 16 में 1.7 ऐड कर लो, कितना आ गया, 17.7। तो 17.7 इंटू कितना, -12 और -4, करेक्ट, और नीचे -3 था, तो ऊपर आ गया -16, फिर नीचे क्या है, -3, तो कितना बचा, -13, तो इस -13 का एक माइनस इसको दे देते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, -12, और -12 पता है क्या होता है, पिको, तो पिको फैरेड, तो 1.77 पिको फैरेड, ये आ गया आंसर, बराबर। ये केस 1 हो गया। केस 2 में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, के से मल्टीप्लाई करना है, 6.7 इंटू 1.77 पिको फैरेड, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना आता है, वो कैलकुलेट करके आता है 11.859 पिको फैरेड, डन, हो गया आंसर, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 8.18, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, अगेन चलो ध्यान दो, यहाँ पे लक्ष्य असू दिया, इन अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफैराड, एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफैराड दिया है, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 2 mm, स्मॉल d की वैल्यू बता दी। इफ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ विड्थ, डाइलेक्ट्रिक स्लैब का विड्थ याद है क्या, कौन से लेटर से डिनोट करते थे, 2 प्लेट्स के बीच में स्लैब डाल दिया, स्मॉल t, तो जो विड्थ है वो कितना है, 1 mm, एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स, व्हाट इज द न्यू कैपेसिटेंस। तो जिनको क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम होता है, वो तुमने पहले क्वेश्चन को इमेजिन कर लेना कि बोला क्या है। तो ऐसा बोला है, पहले था हमारे पास कैपेसिटर, और ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो है d, और वो d की वैल्यू आपको दी हुई है,
कितना वैल्यू दिया हुआ है डी का बताओ कितना है 2 mm, 2 mm मतलब 10⁻³ मीटर। तब इन दोनों प्लेट्स के बीच में सिर्फ एयर था तो कैपेसिटी था 20 माइक्रोफैरड का। अब हमने क्या किया, अब हमने ऐसा किया कि ये जो दो प्लेट्स थे इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिया, और जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है इसका थिकनेस है टी। कितना थिकनेस है टी, और ये टी की वैल्यू दी हुई है कितनी है 1 mm। अब लुक थोड़ा मैं इसलिए बोलता हूँ कि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहा हूँ तो ध्यान दो, बिकॉज स्टेप्स बच सकते हैं यहाँ पे। देखने वाला ऐसा देखेगा कि D2 है और T1 है, देखने वाला ऐसा भी देखेगा कि T जो है वो D/2 है, तो कैलकुलेशंस बचते हैं इसमें, तो यू हैव टू पे अटेंशन हियर। और ये जो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है के उसकी वैल्यू भी दी हुई है, और आपको पूछा व्हाट इज द न्यू कैपेसिटेंस। न्यू कैपेसिटेंस मतलब C। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला for capacitance of a capacitor with dielectric? A epsilon 0, very good, upon D minus T plus T by K, excellent। अगर याद होगा ना तो फिर फटाफट होगा। A epsilon 0 upon D minus T, लेकिन T क्या है D/2, प्लस T, लेकिन T क्या है D/2। मैं जानबूझ के इसको D/2 के लिख रहा हूँ, तो C इक्वल टू A epsilon 0 बाय ए डी में से D/2 गया तो कितना बचा D/2, तो कितना बचा ये D/2, और उधर क्या है D/2 के है। अब एक बात बताओ क्या कॉमन निकलेगा D/2, 1 प्लस 1/k, सही है। ये 2 गया ऊपर तो C इक्वल टू 2 A epsilon 0 अपॉन D 1 प्लस 1/k, सही है। डू यू रिमेंबर, याद है कि ये कौन होता है C0, उसी के तो वैल्यू दी है ना, ये होता है A epsilon 0 बाय D, तो उसकी वैल्यू दी हुई है ये। तो अभी इसको ऐसा करो C इक्वल टू 2, ये आ गया C0 अपॉन 1 प्लस 1/k, आगे। अब वैल्यू डाल दो, 2 इंटू C0 कितना है 20 माइक्रोफैरड है, माइक्रोफैरड, 1 प्लस 1 अपॉन 2, क्योंकि K की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 इंटू 20 अपॉन कितना 3/2, 2 गया ऊपर, 4 इंटू 20 80, 80/3, तो 80/3 माइक्रोफैरड। व्हाट इज 80/3? अरे हाँ कैसा करना होता है तो छोड़ दो, नहीं या ध्यान दो, अगर कैलकुलेशन नहीं आते ना इसलिए तो क्लास लगाया है, सीख लो कैसा करना है। 8 इंटू 10/3, 10/3 सबको पता होता है 3.3333, तो 8 इंटू 3.3333, इसको मल्टीप्लाई कर लेना बराबर 26.66 बराबर 26.66 माइक्रोफैरड। डन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन, एट 8.19। दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। देखिए अभी क्या बोला है क्वेश्चन में पहले, तो अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर मतलब पहले दोनों प्लेट्स के बीच में एयर था, हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 3 × 10⁻⁹ farad, a slab of dielectric constant 3 and thickness 3 centimeter
कंप्लीटली फिल्स, कंप्लीटली मतलब दोनों प्लेट के बीच में जितना भी स्पेस था वो सारा किसने फिल कर लिया, डाइलेक्ट्रिक ने, राइट, कंप्लीटली फिल्स द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज मेंटेन कांस्टेंट एट 400 वोल्ट. What is the change in energy of the capacitor if the slab is removed? तो पहले पूरा क्वेश्चन समझ लो. हमारे पास था एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है 400 वोल्ट का. जब दोनों प्लेट्स के बीच में एयर है तो कैपेसिटेंस की वैल्यू C0 है, पता होना चाहिए, और वो वैल्यू दी हुई है 3 × 10⁻⁹. अब ऐसा किया कि अब इन दोनों प्लेट्स के बीच में जितना भी स्पेस है उस सारे स्पेस को फिल कर लिया एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब से जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है 3. तो K की वैल्यू है 3, राइट. और आपको पूछा है अगर हमने ये स्लैब रिमूव कर दिया, मतलब स्लैब वापस से निकाल दिया, तो उस केस में एनर्जी कितना चेंज होगा. व्हाट इज द चेंज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इफ द स्लैब इज रिमूव्ड. तो क्वेश्चन समझ में आया कि क्वेश्चन समझ में नहीं आया. पहले दो प्लेट्स में एयर था, फिर हमने स्लैब इंसर्ट कर दिया, अब वापस स्लैब निकाल दिया, तो एनर्जी में कितना चेंज होगा. तो सबसे पहले ये बताओ व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी. कल का लास्ट टॉपिक हाफ CV². वेरी गुड. तो हमको गिवन पैरामीटर में क्या क्या दिया पहले वो समझ लेते हैं. हमको बोला है जब एयर था तो वैल्यू था 3 × 10⁻⁹ फैरेड. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है 3. तो जब तुम डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करोगे कैपेसिटेंस C कितना होगा. अरे आज ही सॉल्व किया, आज अभी थोड़ा टाइम पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था. ये देखो क्या लिखा है, KC0. वेरी गुड. KC0, तो KC0 K के 3. अब इसको तुम अगर फिलहाल टेम्पररी ऐसा रखते हो ना तो भी चलता है. क्यों बताता हूँ. आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है कि स्लैब निकाल लिया तो एनर्जी कितना चेंज होगा, मतलब डेल्टा U, चेंज इन एनर्जी. फिर सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, हाफ CV². फिर आपको समझ में आएगा कि चेंज इन एनर्जी क्या होगा, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी. बराबर. फाइनल मतलब कब, जब तुमने स्लैब निकाल दिया. स्लैब निकाल दिया तो क्या बचा, एयर. तो फाइनल के केस में क्या लोगे, हाफ C0V². क्योंकि स्लैब निकाल दिया तो क्या है, एयर है. और एयर के केस में कैपेसिटेंस कितना है, C0 माइनस इनिशियल हाफ CV². इसमें क्या कॉमन निकला, हाफ V² C0 माइनस C. लेकिन मैंने अभी तुमको बताया कि C को मैं क्या लिख सकता हूँ, KC0. तो C0 भी कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हाफ C0V², 1 माइनस K. ये आ गया फॉर्मूला. अभी इसमें सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और आपको मिल जाएगा आपका फाइनल आंसर. तो डेल्टा U आ जाएगा आपका हाफ C0 3 × 10⁻⁹ इंटू V². V कितना था, 400 था, 400 था. 4 × 10⁻², उसका स्क्वायर. 1 माइनस K, 1 माइनस K की वैल्यू कितनी है, 3 है. बराबर. तो ये आ गया 3/2 10⁻⁹. 4² आ गया 16 × 10⁴ इंटू -2. ये 2 और ये 2 हो गया कैंसर. हो गया कैंसर. व्हाट इज 16 फिर कितना, 48 माइनस साइन के साथ, और 10⁻⁻5 जूल. या फिर इसको लिख सकते हो, लिखना चाहो तो 480 10⁻⁶. पर ठीक है. अभी माइनस साइन क्यों आया, माइनस साइन
क्योंकि जब तुमने डायरेक्ट स्लैब रखा था तो कैपेसिटेंस ज़्यादा था, तो एनर्जी स्टोर भी ज़्यादा था। कैपेसिटेंस निकाल लिया तो एनर्जी कम स्टोर होगा, तो फाइनल एनर्जी कम और इनिशियल ज़्यादा, तो क्या आएगा? माइनस। अब देखो आंसर में क्या दिया हुआ है, आंसर में यही है -14 × 10⁻⁵। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 6 microfarad capacitor is charged by a 300 volt supply। हमारे पास 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटी का कैपेसिटर है, इसको हमने 300 वोल्ट के सप्लाई से चार्ज कर दिया। इट इज देन डिस्कनेक्टेड, मतलब बैटरी हटा दी तुमने वहां से फ्रॉम द सप्लाई एंड इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज 3 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर is lost in the form of heat and electromagnetic radiation। अच्छा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पूरा समझ लो। हमारे पास एक 6 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर था, मैं ड्रॉ ही कर देता हूँ, डायग्राम तो लगने ही वाला है वैसे। तो हमारे पास एक 6 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर था, 6 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर था। इसको हमने पहले एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर लिया, तो हमने इसको कनेक्ट कर लिया एक बैटरी के साथ, और जो बैटरी है, ये बैटरी का वोल्टेज कितना है? 300 वोल्ट, 300 वोल्ट। तो ये बैटरी इसको चार्ज कर देगा। चार्ज हो गया, फिर हमने बैटरी निकाल दिया और हमने एक 3 माइक्रोफैरड का अनचार्ज, मतलब जिस पे चार्ज नहीं है, वो कैपेसिटर लगा दिया। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट, मतलब पहले कैपेसिटर का कितना एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो पहले कैपेसिटर का कितना एनर्जी लॉस होगा, ऐसा क्वेश्चन है। तो पहले तो ये बता दो क्वेश्चन समझा है क्या? यस, करेक्ट, गुड। अगर क्वेश्चन समझा है तो अब ये बताओ सॉल्व कैसे करोगे। एनर्जी लॉस का मतलब क्या होता है? एक सिंपल एग्जांपल होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉस? तुम्हारे पास पहले 100 रुपए थे, अभी 80 रह गए। व्हाट इज लॉस? हाउ मच इज लॉस? क्या किया तुमने? 100 - 80। तो एनर्जी लॉस का मतलब क्या होगा? फाइनल माइनस बस। तो फाइनल और इनिशियल एनर्जी फाइंड करो। तो ये केस 1 मतलब इनिशियल केस है, और जो केस 2 है वो फाइनल केस है। तो पहले केस 1 में हम लोग एनर्जी फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद केस 2 में फाइंड कर लेंगे। मैं अभी फॉर्मूला गिवन टू फाइंड नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ। इनिशियल एनर्जी इज हाफ CV²। हाफ C कितना है? 6 माइक्रोफैरड। V कितना है? V 300, तो 3 × 10⁻², इसका स्क्वायर। 1 एंड 3 3² इज 9, 9 × 3 इज 27, 10⁻⁻6 और 10⁻⁴, तो 10⁻⁻²। तो कितना आ गया? 0.27 जूल। क्लियर यहाँ तक? बराबर है, कैलकुलेशन सही है, एक बार चेक कर लो। ओके, अब निकालते हैं फाइनल एनर्जी। इनिशियल का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइनल का दिक्कत होगा आपको। फाइनल कैसे फाइंड करोगे? फाइनल में हाफ CV² चल सकता है क्या? नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि दूसरे केस में बैटरी है ही नहीं, वोल्टेज ही नहीं है, तो V कहाँ से आएगा? बराबर। एनर्जी के 3 फॉर्मूला थे, कौन से 3 थे? हाफ CV², Q²/2C और QV/2, बराबर। तो हाफ CV², Q²/2C और QV/2, इसमें से कौन से 2 फॉर्मूला यूज नहीं होंगे? हाफ CV² और
क्यू वी बाई टू, क्यों नहीं होंगे क्योंकि वी नहीं है ना सबके केस में, तो बचा एक। तो ऐसा आपको मेथड खुद का डेवलप करना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे फाइनल केस में तुम यूज़ करोगे क्यू स्क्वायर बाय टू सी, लेकिन वेट, ये दोनों पैरेलल में है तो सी पैरेलल। अब सी पैरेलल तो मिल जाएगा, कैसे मिलता है सी पैरेलल, कैसे मिलता है, C1 प्लस C2। C1 कितना है 6, C2 कितना है 3, और दोनों किस में है माइक्रो फैराड, कितना हो गया 9 माइक्रो फैराड आ गया। वेरी गुड। हाउ टू फाइंड आउट चार्ज, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना क्वेश्चन का एक एक वर्ड पढ़ना पड़ेगा। सेकेंड कैपेसिटर क्या था, तो चार्ज था किस पे, किस पे, हाँ तो पहले का चार्ज तुम पहले केस से निकाल लो ना, कैसे निकालोगे, कैसे फाइंड करोगे, कैसे फाइंड करोगे, अरे व्हाट इज कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, कैपेसिटेंस C क्या होता है, अरे C क्या होता है, तो फिर Q क्या हो गया, तो पहले केस में तुमको C भी पता है V भी पता है, कितना है C, कितना है पहले केस का C 6 माइक्रो फैराड, और ये कितना है 300, सही है ना, तो कितना हो गया, बोलो बोलो कितना हो गया 18 इंटू 10⁻⁻⁴, वेरी गुड। तो आपको चार्ज मिल गया 18 इंटू 10⁻⁻⁴, सही है, ओके। तो 18 इंटू 10⁻⁴, तो सेकेंड केस में चार्ज इतना ही है, क्योंकि पहले कैपेसिटर पे चार्ज है, दूसरे पे चार्ज है ही नहीं। मेरे पास 100 रुपये है, तुम्हारे पास 0 है, तो टोटल कितना है, हाँ तो वही तो बात है ना फिर ये, इसलिए बोलते हो फिजिक्स के लिए रियल लाइफ से सोचो, एंगल से तब समझेगा। तो सी पी आ गया और क्यू भी आ गया, तो यू फाइनल मिल जाएगा, क्यू स्क्वायर बाय 2 CP। व्हाट इज क्यू स्क्वायर, 18 इंटू 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर। व्हाट इज CP, 9 माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, बराबर 18 स्क्वायर, मत करना मत करना, 18 स्क्वायर और नीचे 18, एक 18 कैंसर, 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर -8, नीचे -6, तो कितना बचा -2, तो कितना आ गया 0.1, यह हो गया फाइनल। तो डेल्टा U इज U फाइनल माइनस U इनिशियल, 0.18 - 0.27, तो कितना आ गया 0.09 विद माइनस साइन। क्या आंसर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, -2, तो वही है ना 0.09, मतलब 9 × 10⁻²। दैट्स इट फॉर टुडे।